हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे संविधान के लेक्चर 4 में, ठीक है ना। ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है संविधान के ऊपर। इससे पहले हमने इसके नागरिकता डिस्कस की, नागरिकता से पहले प्रियम्बल वगैरह सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यानी इसको बोलते हैं मूल अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे प्री हो आपका जुडिशरी का, चाहे मेंस हो, इन सभी में एक क्वेश्चन बनता है इससे फंडामेंटल राइट से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा स्टेट के ऊपर, यानी अनुच्छेद 12 विद केस लॉ। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राज्य में कौन कौन आता है, राज्य के डेफिनेशन में क्या क्या शामिल है, क्या कौन सी अथॉरिटी आती है, ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी रहेगा कि मैग्ना कार्टा, आपने सुना होगा मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है और क्या है ये, तो क्या मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो बने रहें एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब जब हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर ही रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं हो तो आप अच्छी तरह से गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, आपको मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं संविधान के माध्यम से। तो संविधान के माध्यम से जो मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं वो क्या है? पहला आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। ये कहता है कि समानता का अधिकार, यानी कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 क्या बात करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, किसी जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। ये 23 और 24 कहता है। ये MC मेहता जो केस है ना, बहुत ज़्यादा इनसे फेमस है, ठीक है ना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का है। इसमें केस लॉ आए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप चाहे किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि आप संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो होंगे ना, ये 29 और 30 में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जो कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, यानी कि जो संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि आपके अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इनको इन्फोर्स कराने के लिए 32 में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप रिट के माध्यम से क्या करवा सकते हैं, अपने आपके जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, उनको क्या करवा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं। ये हो गया आपका। अब रिट एक जगह और जारी की जाती है। रिट जैसे यहाँ पे आर्टिकल 32 है, उसी तरह से एक आर्टिकल है आपका 226, जहाँ यहाँ पर भी क्या होता है, रिट जारी होती है। 5 प्रकार की रिट होती है। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये तो बात होगी आर्टिकल 14 से लेके यहाँ पे 32 तक। उसके बाद आता है 33, 34, 35। इसमें क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कौन लगाता है? संसद लगा सकती है। अब किस पर लगाती है? सैनिकों पे लगा सकती है कि अगर सैनिक कहीं पे मार्शल लॉ, ठीक है ना, सैनिकों पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जैसे कि के पास हर चीज़ बोलने का अधिकार होता है, कहीं भी जाने का अधिकार होता है। तो इस तरह से सैनिकों पे कुछ रोक लगा दी जाती है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे सही तरीके से। अब आता है आर्टिकल 12 और 13। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, जो स्टेट है ना, स्टेट की डेफिनेशन बताता है, इसलिए इसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट में ऐड नहीं किया गया। तो स्टेट कौन कौन होगा ये आर्टिकल 12 बता देता है। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि अगर ऐसी विधि बनाई जाती है जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट करती है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें विधि की परिभाषा बताएगी, विधि के अंदर क्या क्या आता है। तो ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में बताया गया है। ये तो बात हो गई कुछ फंडामेंटल राइट्स की आप कौन कौन से मिले हुए हैं। अब आता है कि एक जो 44th अमेंडमेंट हुआ था,
ठीक है। 44th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। इसमें क्या बताया गया है कि 44th अमेंडमेंट हैज अबोलिश द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एज गारंटीड बाय द आर्टिकल 19(1)(f। पहले क्या होता था, आपको संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के रूप में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? आर्टिकल 19(1)(f में रखा गया था, जिसको बाद में क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, रख दिया गया, और इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या हो कि आपको प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाएगा, आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं। आप अभी भी क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट हो तो आप क्या करोगे? सरकार के ऊपर चढ़े जाओगे, हमको हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको संपत्ति दी जाए। इसलिए इसको क्या किया गया, 19(1)(f) से हटाकर इसको 300A में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सिंस दिस राइट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर ये चीज़ नहीं किया जाए, मूलभूत अधिकार बना दिया जाए, तो जैसे ज़मींदारी प्रथा थी, ज़मींदार क्या करते थे, बहुत सारी ज़मीन एक साथ अपने पास रखे रहते थे, 300 एकड़ 400 एकड़, ठीक है, ऐसी भूमियाँ रखी रहती थी। अगर एक व्यक्ति के पास हो जाए तो इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? समान रूप से समानता का अधिकार है ना। हमारे भारत देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, सब में सबका समान अधिकार होना चाहिए। अगर मूल अधिकार होता प्रॉपर्टी रखने का, तो वो तो किसी एक व्यक्ति के पास हो जाता। तो इसी चीज़ को क्या हुआ, इसी जो प्रॉब्लम थी ना, इसको सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को हटा दिया गया यहाँ से, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1978। हाउएवर इट्स डिलीशन डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का राइट नहीं है, ठीक है ना, होल्ड करने यानी रखने का और डिस्पोज करने का राइट नहीं है। सिटीजन्स आर स्टिल फ्री टू एंजॉय दिस राइट, बट नाउ दिस इज राइट इज लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, यानी कि जो ये आपका अधिकार है वो क्या है, एक विधिक अधिकार बन गया है या फिर इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, आपको रखने का अधिकार नहीं है, आपको अधिकार अभी भी है। अब मूल अधिकार होते क्या हैं? अब मूल अधिकार न वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार हैं। यानी कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है ना, तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ बोल सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। किसी धर्म को मान सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान आज़ादी का संपूर्ण संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य इन्हीं मूल अधिकारों की प्राप्ति का था। क्योंकि अगर जो ब्रिटिशर्स राज करते थे तो आपके पास इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि आप जाके उनसे कुछ बोल सके ज़्यादा, आप कहीं भी आ जा सकें, कुछ एक संगठन बना सके, इतनी आज़ादी तक तो थी नहीं आपके पास। तो इसी चीज़ के लिए क्या किया गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी गई। आज़ादी का संपूर्ण आधार जो था ये यही था, मूल अधिकार, यानी कि सभी को मूल अधिकार मिलने चाहिए। अब जब ये मूल अधिकार तो मिल ही गए, तो जो संविधान में व्यक्तियों का एकल और सामूहिक विकास है, यानी कि जो व्यक्ति हैं अपना एकल और सामूहिक रूप से सभी लोगों का विकास हो सके, इसके लिए हमारे संविधान में ना 3 तरह के प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन सा? पहला आता है मूल अधिकार, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरा है नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और तीसरा आता है आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में जोड़ी थी, मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो कमेटी गठित हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसके तहत यहाँ पे क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो मूल अधिकार जो होते हैं वो क्या है, राज्य पर नकारात्मक कर्तव्य अथवा प्रतिबंध के रूप में है। यानी कि राज्य जो है ना, आपके किसी भी अधिकार को छीन नहीं सकता है, ये उसकी ड्यूटी बता देता है। किसकी? राज्य की ऊपर एक ड्यूटी डालता है कि आपके ऊपर ना तो प्रतिबंध लगा सकता है मूल अधिकार को छीन कर, ना ही क्या कर सकता है, आपके कर्तव्य जो उसका कर्तव्य है उससे विमुख हो सकता है। और दूसरा आता है नीति निदेशक
नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, राज्य पर सकारात्मक कर्तव्य के रूप में डालता है, यानी आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। जो आपका 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है ना, ये क्या है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताया गया है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे इतने संसाधन नहीं थे कि सभी राज्यों को ना वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें, सबको अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके, पोषण के हिसाब से स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ यहाँ पे किया जा सके। इसलिए क्या किया गया, इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। और डीपीएसपी में डालने का कारण यही था कि जैसे जैसे स्टेट जो राज्य है वो सक्षम होता जाएगा, वो जो डीपीएसपी में है उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार बताए गए हैं। इसी मूल कर्तव्य है, नागरिक पर स्वयं के विकास के लिए है, यानी नागरिकों के ऊपर कुछ ड्यूटी डाल दिया। पहले स्टेट के ऊपर कुछ ड्यूटी डालता है, उसके बाद मूल कर्तव्य जोड़कर कुछ नागरिकों पर ड्यूटी डाल देता है। जब आप 51A पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या ड्यूटी है, 11 तरह की ड्यूटी बता दिया है उसमें। ठीक है, अब आता है मूल अधिकार को प्रभावी बनाने हैं, तो भाग 3 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या लिखा हुआ है आपका, 12 से लेकर 35 तक के पूरा फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या चीज़ें की गई हैं। तो सबसे पहला आता है कि राज्य की ओर से शक्ति का प्रयोग करने वाले पदों, निकायों एवं संस्थानों को अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य घोषित कर दिया गया। यानी कि राज्य की ओर से जो भी शक्ति प्रयोग करते हैं, जो भी संस्था है, जो भी निकाय है, बॉडी है, इंडिविजुअल है, अगर वो किसी राज्य का संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसे स्टेट की डेफिनेशन में डाल दिया गया। इसी से तो प्रभावी होगा। दूसरा आता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अशून्य घोषित करने हुए, यानी कि जो आर्टिकल 13 है ना, वो रिव्यू की पावर देता है। ठीक है, अगर कोई कानून बनता है या फिर इसके संविधान लागू होने के पहले ऐसे कोई कानून था जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, छीनता था, उसको शून्य घोषित करने का प्रावधान आर्टिकल 13 में दिया गया है। तीसरा आता है कि राज्य द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करके मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर राज्य जो है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है और आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट करता है, उसको छीनता है, उसको कम करता है, किसी भी तरह का कुछ करता है, मिसयूज करता है अपनी पावर का, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हो, ताकि अपने जो आपका राइट्स है, जो अधिकार है वो वायलेट हुआ है, उसको आप क्या कर सको, उसको सुरक्षित रख सको। तो इसके लिए आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी गई। अब मैग्ना कार्टा के ऊपर भी कुछ देख लेते हैं कि मूल अधिकार के बारे में साधारण उपबंध कुछ बताए गए हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम आर्टिकल 12 है ना, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में तो आपको जानना जरूरी है ना। जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हुआ फिर। तो इसीलिए आपको ये पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टिकल 12 हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे केस लॉ भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मूल अधिकार क्या है कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में, दस्तावेज के रूप में जो मूल अधिकार प्रदान किए थे ना, वो कौन था प्रदान करने वाला, यूएसए था 1215 में। सबसे पहले अपने नागरिकों को क्या किया, यह अधिकार जो मूल अधिकार है उसको दस्तावेज के रूप में दिया, जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र यानी इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत में मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आजकल जितने भी संविधान, जहाँ जितने भी देश के संविधान हैं, लगभग सभी संविधानों में इन मूल अधिकारों का उल्लेख होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत, यहाँ पे मैग्ना कार्टा, यानी कि जो भारत का संविधान में मूल अधिकार है ना, उसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं कुछ केस लॉ थे, गोलकनाथ पर यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्बा राव थे, इन्होंने क्या माना, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है इसको नैसर्गिक आधार माना, यानी कि नेचुरल राइट्स माना है। इसको माना तो इसमें था, लेकिन इसकी पुष्टि किस में की, मेनका गांधी के केस में।
यानी नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, यानी नेचुरल राइट है, प्राकृतिक राइट अधिकार है। लेकिन इसकी पुष्टि की थी किसमें? मेनका गांधी के केस में हुई थी। उसके बाद एक केस आता है 2007 का था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात आपके पास राइट तो है, अगर इसमें नहीं भी होता, मूल अधिकार में नहीं भी दिया होता ना, तब भी आपके पास वो अधिकार होता। ठीक है, राज्य के द्वारा कोई दान दिया हो, आपका ये अधिकार नहीं है कि राज्य ने आपको दान दिया है कुछ अधिकार, आपके पास पहले से है, जन्मसिद्ध अधिकार है ये। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा ना, उससे ये सिद्ध होता है कि आपका जो अधिकार है ना वो अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है आपका अधिकार, और उसको संरक्षण प्रदान करता है ये। आ गई बात समझ में? अब मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? राज्य और नागरिकों के बीच अच्छे संव्यवहार का सृजन करना। अगर मूल अधिकार इसमें नहीं होगा तो राज्य और नागरिकों के बीच संव्यवहार कैसे होगा? अच्छे संव्यवहार बनाना जरूरी है ना। यही राज्य का किससे संबंध होना चाहिए? नागरिकों से, नागरिक का राज्य से, यानी सरकार किससे बनती है? जब जनता होगी तभी तो सरकार बनेगी। जब जनता ही नहीं रहेगी सरकार क्या काम करेगी, किसके लिए करेगी? तो इसलिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो मूल अधिकार का उद्देश्य ये भी है एक। ठीक है, अब बात आती है कि क्या मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है? निलंबन यानी क्या सस्पेंड किया जा सकता है? क्या आपके जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको क्या छीना जा सकता है कि नहीं छीना जा सकता? यानी छीना नहीं जा सकता तो क्या उसको न्यून यानी कम किया जा सकता है? तो इसके लिए भी ना कई सारे केस लॉ आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला केस आता है आपका शंकरी प्रसाद। ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ठीक है, और दूसरा है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1965। ये दो केस हैं और दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनना और इसको नोट करते हुए चलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केस में क्या बोला कि जो 368 में संशोधन किया जाता है ना, तो 368 में संशोधन करके मूल अधिकार को वापस लिया जा सकता है, यानी आपसे छीना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 13 में विधि शब्द प्रयोग किया है ना, तो विधि शब्द के अंतर्गत ये आर्टिकल 368 का संशोधन नहीं आता। अगर 368 का संशोधन विधि में शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है संशोधन करके। ये तो बताया इसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले में। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ केस की परिस्थितियाँ चेंज हुई, आगे चल के परिस्थितियाँ चेंज हुई, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला आया। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1971 का केस है। इसमें क्या किया, जो ऊपर के दो जजमेंट दिए इन दोनों केसेस में, इन दोनों जजमेंट को ओवररूल कर दिया, यानी कि उलट दिया। और क्या बोला कि 368 में संसद को संशोधन की शक्ति है। ठीक है, हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसको मानते हैं कि संसद को पूरी शक्ति है, ये संशोधन कर सकती है 368 के तहत संशोधन, लेकिन मूल अधिकार को, जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको नहीं छीना जा सकता, उसको किसी भी तरह से छीन नहीं सकती। अब यहाँ पे जब इसने ऐसा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या हुआ कि हमारी संसद में क्या हुआ, गुस्सा आ गया, सरकार को गुस्सा आया और उसने क्या कर दिया, 24th अमेंडमेंट ला दिया, 24वां संशोधन लाया, और जिसमें क्या जोड़ दिया, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ दिया, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जोड़ दिया। अब इसमें जब जोड़ दिया तो इसमें क्या बोला गया कि जो आर्टिकल 368 का संशोधन है ना, वो किस में नहीं आता, आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हम जब चाहे संशोधन कर सकते हैं, जब चाहे इसमें कर सकते हैं। क्यों? विधि में ऐसा क्या है, विधि का मतलब क्या है कि अगर विधि कोई गलत बनती है, कुछ भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर लेती है 13 में। लेकिन अगर विधि के अंतर्गत आएगा नहीं, तो आर्टिकल 13 में आएगा नहीं, तो उसका रिव्यू कैसे करेगी? इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया संसद के द्वारा, और संसद ने क्या कह दिया कि इसमें, ठीक है,
24th अमेंडमेंट में कि आर्टिकल 13(4) के तहत कि जो 368 का संशोधन है वो विधीय नहीं है, इसलिए हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब तुम सुप्रीम कोर्ट इंतजार में थी कि कोई केस आए जिसके माध्यम से हम इसको चेंज करें। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का मामला था। ठीक है, ये मठ के क्या थे, इनका मठ चलता था केशवानंद जी का, और इनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, उसको छीन लिया गया। ठीक है, और छीन क्यों लिया गया? ताकि वहाँ पे विकास कर सके सरकार। लेकिन केशवानंद भारती का कहना था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छीना गया है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की अधिकार था ना, फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार छीन लिया गया इनका। तो ये गए यहाँ पे केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट। अब जब यहाँ पे गए तो इन्होंने 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दे दी। जब चुनौती दे दी तो इनको क्या बताया, 24वें संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने बताया विधिमान्य, कहा कि ये विधिमान्य है, ये सही है 24वां संशोधन। संसद को जो है ना संशोधन की शक्ति प्राप्त है और विस्तृत रूप में प्राप्त है 368 की। 368 में जो पावर है ना वो विस्तृत रूप में इनको प्राप्त है शक्ति संसद को, वो जो चाहे वो संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि संसद तो खुश हो गई, वही हमारे फेवर में जजमेंट आ गया, हम जो चाहे वो संशोधन कर दें। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जाओ, आगे का जजमेंट और पढ़ लो। अब आगे जजमेंट में और क्या लिखा था कि आप क्या कर सकते हो, संशोधन करने की विस्तृत शक्ति तो प्राप्त है, अनलिमिटेड पावर है, बट एक्सेसिव नहीं है, यानी कि असीमित नहीं है आपके पास शक्ति। केशवानंद भारती केस में जजमेंट आया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो हमारा आधारभूत ढांचा है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये आधारभूत ढांचे का क्या किया गया, एक प्रकार से यहाँ प्रतिपादन किया गया कि आधारभूत ढांचा भी है हमारे संविधान में। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ना इसी में दिया गया केशवानंद भारती के केस में, और कहा कि आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हो हमारे जो संविधान का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत चालाक निकली, ये तो बता दिया कि आधारभूत ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि आधारभूत ढांचा है क्या। उसमें ये बता दिया कि हम आगे परिस्थितियों केस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आधारभूत ढांचा क्या होता है। अब संसद ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन कर दिया, और 42वां संविधान संशोधन करते हुए एक सबसे बड़ा जो वहाँ पे क्या किया, खंड जोड़ दिया। 368 में सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 जोड़ दिया। जब 368 में सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिया तो उसके तहत संसद ने क्या बोला, संसद ने बोला कि संविधान में संशोधन करने की ना संसद की सर्वोच्च शक्ति है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, आप उस पर कोई परिसीमा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए संसद जो चाहे वो संशोधन कर सकती है, आप उस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। सर्वोच्च शक्ति है संशोधन करने की संसद के पास। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट आती है मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला। 1980 में क्या बोला गया कि ये जो 368 में आपने जो सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिया है ना, ये दोनों क्या है, असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। ये कहानी समझ में आ रही है? यानी शंकरी प्रसाद से स्टार्ट हुआ, गोलकनाथ 24वां संशोधन संसद ने किया, केशवानंद भारती का केस आया, 42वां संविधान संशोधन हुआ, फिर मिनर्वा मिल्स आया। मिनर्वा मिल्स में क्या किया गया, इसको 368 के सब क्लॉज 4 और 5 को जो जोड़ा गया था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये आधारभूत ढांचे को नष्ट करते थे। अब बाद में आता है एक और केस, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति 2010 पश्चिम बंगाल का। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भाग 3 है हमारा, ठीक है, भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स जो है, मूलभूत अधिकार जो हैं, वो क्या है, एक नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, और इसे किसी भी संशोधन के द्वारा ना तो छीना जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता। अगर ये छीना गया तो ये क्या हुआ, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होगा, और वह जो आपने विधि लाई है ना संशोधन करके, वो शून्य घोषित हो जाएगा।
अब आप एक काम करिए, एक लिस्ट लिख लीजिए कि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी फंड जो आधारभूत ढांचा है क्या क्या। तो केस के माध्यम से बताया गया था, जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया था। जैसे पहला नंबर आपका आता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, न राष्ट्रपति है, न संसद है, न कुछ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, जो हमारे संविधान बना हुआ ना, संविधान की खूबसूरती ये है कि कोई भी व्यक्ति खुद से स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्रेसिडेंट को भी अनलिमिटेड पावर दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट भी क्या करेगा, जो वहाँ के मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी सलाह पे काम करेगा। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया तो उसके लिए भी संसद में लाया जा सकता है, ठीक है ना, महाभियोग लाया जा सकता है उन पर कदाचार के आधार पर, उनको हटाने के लिए भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर मिनिस्टर्स ने कानून बना भी, लोकसभा राज्यसभा पास भी हो गए भी, तो सब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, यानी राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होगा, तभी वो कानून बनेगा। यानी एक दूसरे के पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, बिना एक दूसरे के यहाँ पे किसी एक के पास अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है। ठीक है। तो ये है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिखिए संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, तीसरा है आपका शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो शक्तियां हैं ना उसका बंटवारा किया जाना, ये भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 13 में ना रिव्यू करना, तो आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनर्विलोकन। उसके बाद नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद आता है संघवाद, उसके बाद आता है स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, और लास्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सभी क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कई केसों के माध्यम से बताया गया है। आप इसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। अब यहाँ पे ये बोल तो दिया गया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको छीना नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो भी छीन लिया जा सकता है। ठीक है। मूल अधिकार जो है अत्यंतिक नहीं है, अत्यंतिक मतलब पूर्णतः आपको नहीं दिया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसमें युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में राज्य के निलंबित भी कर सकता है, यानी अगर लोगों के हित में हो, सार्वजनिक हित में हो ना, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छीना जा सकता है, निलंबित, सस्पेंड भी किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को छोड़ करना, आपके जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ये पहला आता है अनुच्छेद 31 खा एवं अनुसूची 9। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्र एवं समाज के सामूहिक विकास एवं कल्याण की समृद्धि हेतु किसी विशेष वर्ग या श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्र और समाज के सामूहिक विकास और कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 31 खा और अनुसूची 9 कहती है। उसके बाद आता है 31 गा, जिसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 39 खा एवं गा में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने में असंगतता की सीमा तक अनुच्छेद 14 एवं 19 के अधिकारों में सभी व्यक्तियों और नागरिकों को वंचित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद खा और गा में जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं ना, अगर उनको प्रभावी बनाना है तो उनको प्रभावी बनाने के लिए ना, अगर कोई जो आर्टिकल 14 और 19 तहत आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर वो क्या है, असंगतता है, इनकंसिस्टेंट हैं, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, उतना क्या किया जाएगा, उतना आपको छीन लिया जाएगा, उससे नागरिकों से छीन लिया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, राष्ट्र की सुरक्षा और सुनिश्चित करने और आंतरिक शांति कायम करने के लिए ना, जो आवश्यक सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों को मूल अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 33 है ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनसे क्या किया जा सकता है, उनसे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको छीना जा सकता है। क्यों छीना जाएगा, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, आंतरिक शांति बनाए रखी जा सके, और सेनाओं में जो अनुशासन है ना उसको सही तरीके से बनाए रखा जा सके। इसलिए क्या किया जाता है, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है सोल्जर्स के ऊपर भी।
कि आपको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, आप यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है, जहाँ सेना विधि लागू हो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। यानी कि जो जहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है ना, आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जहाँ पे अगर किसी जगह पे मार्शल लॉ लागू है ना, तो वहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कुछ जो अधिकार हैं उसको छीना जा सकता है। जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, मार्शल लॉ लागू हो जाता है, वहाँ पे सेना का कानून चलने लगता है, तो वहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आप घर से नहीं निकलेंगे, घर से निकलेंगे तो कब निकलेंगे, कितनी बजे निकलेंगे, इसलिए, ठीक है। और उसके बाद आता है इमरजेंसी के दौरान, यानी कि आर्टिकल 358 एवं 359 के तहत ना आपातकाल की दशा में 2 आर्टिकल को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को, या फिर उनमें से जितने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, उन सभी में से किसी को भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं। 2 आर्टिकल को छोड़कर, जो 2 अनुच्छेद को छोड़कर 20 और 21 को आपका कभी भी यहाँ पे छीना नहीं जाएगा, सस्पेंड कभी भी नहीं किया जाएगा। आ गई बात समझ में। तो अब अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अभी तक आपने जो केस लॉ पढ़े ये पूरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थे। अब फंडामेंटल राइट्स के बाद आपका जो आर्टिकल 12 है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम। अब अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य में क्या क्या शामिल होगा। अब ये जो राज्य, आपके राज्य के डेफिनेशन आप आर्टिकल 12 में पढ़ रहे हो ना, वही राज्य की डेफिनेशन आपको 36 में भी पढ़ना है। जो आप आर्टिकल 36 पढ़ोगे ना, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही आपकी परिभाषा आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राज्य में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहली चीज़ तो कहता है कि भारत सरकार और संसद, ये दोनों किस में शामिल हैं, ये राज्य कहलाएंगे। चाहे भारत सरकार हो, चाहे उनकी जो संसद है ना, संसद भी क्या कहलाती है, यहाँ पर राज्य कहलाती है, राज्य के अंतर्गत कहलाएगी। अगर ये भारत सरकार या संसद कोई आपके अधिकार छीनती है तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, रिट जारी किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, यानी कि जो राज्य सरकार है वो और उनकी जो विधानमंडल है, उनके द्वारा कोई ऐसी विधि बना के क्या कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो उसके खिलाफ भी क्या होगा, रिट जारी की जा सकती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। अब ये तो समझ में आ गया दोनों चीज़ कि आपने भारत सरकार और संसद, ठीक है ना, और आपका राज्य सरकार और उनके विधानमंडल, ये तो समझ में आ गया। अब ये दोनों में डाउट होता है कि स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आएंगे, ठीक है। तो स्थानीय जो प्राधिकारी है वो क्या कहलाते हैं, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें विधि, उपविधि आदि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति है और साथ ही प्रवर्तित कराने की शक्ति है। यानी कि ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसी अथॉरिटी जो क्या कर सकते हैं, जो एक विधि बना सकती है, जो एक उपविधि यानी सब रूल बना सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, और उनको क्या कर सकती है, जो विधि बनाई है उन्होंने उसको क्या अनुपालन भी करा सकती है, यानी उसको इन्फोर्स भी कराया जा सकता है। तो अगर ये सब कर सकते हैं वो प्राधिकारी, वो अथॉरिटी कर सकता है, तो क्या कहलाएगा कि ये कहलाएगा कि वो क्या है, एक स्टेट है, यानी एक राज्य है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, कोई निकाय है, कोई संस्था है, वो ऐसी विधि उपविधि बना सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके स्टेट के अंदर आएंगे, स्टेट कहलाएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल है, जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सब क्या है, ये रूल्स बना सकते हैं। नगर पालिका जो है वो भी रूल्स बना सकती है। अब जैसे जो नगर पालिका थी, उन्होंने क्या किया, एक बार जो उनके शहर में जो थोक विक्रेता होते हैं उनमें कुछ टैक्स लगा दिया और उसको प्रवर्तित भी करा सकती है। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी स्थानीय प्राधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आ जाती है। अब दूसरा आता है आपका अन्य प्राधिकारी।
अन्य प्राधिकारी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कई केस लॉ हैं जिसमें बताया गया है कि अन्य प्राधिकारी में और कौन कौन चीज शामिल होंगे, कौन कौन सी बॉडी शामिल होगी, कौन कौन सी संस्था शामिल होंगे, ये सारी चीज़ बताया गया। क्या विश्वविद्यालय जो है यानी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट के अंदर आती है कि नहीं आती, इसमें भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई केस लॉ के माध्यम से। अब आता है अन्य प्राधिकारी के माध्यम से, यहाँ पे केस के माध्यम से ना कई चीज़ें बताई गई थी, तो आपको ये देखना होगा। इसमें सबसे पहला केस जो आता है मद्रास विश्वविद्यालय वर्सेस शांताबाई 1953, 1953 का ये केस है जिसमें संकुचित परिभाषा दी गई थी, यानी छोटी सी परिभाषा दी गई थी, ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि अन्य प्राधिकारियों में केवल वे ही पदाधिकारी निकाय संस्थान सम्मिलित हैं जो राज्य की शासकीय और संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी जो स्टेट की पावर्स का यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट्स की पावर्स होती है ना उसको अगर यूज करते हैं, उनकी संप्रभु शक्ति यूज करते हैं तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। परंतु इस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति जैसे कि विश्वविद्यालय कंपनी राज्य नहीं कहलाएंगे। इसमें तो बोल दिया कि विश्वविद्यालय या कंपनी जो हैं वो स्टेट के अंदर नहीं आएंगे। प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति का मतलब जो कंपनी जो बनाई जाती है ना, कंपनी होती है, उसको विधिक व्यक्ति बोला जाता है, व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो वो क्या है इसमें शामिल नहीं होंगे। ये संकुचित परिभाषा दे दी। लेकिन ये जो संकुचित परिभाषा, छोटी सी परिभाषा इन्होंने दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने ना, इसको फिर बाद में क्या किया गया 1962 में दूसरा केस आता है उज्जमाबाई वर्सेस यूपी राज्य। इसमें क्या किया, मना कर दिया गया कि हम इस संकुचित परिभाषा को नहीं मानते, इसको और भी ज़्यादा क्या है विस्तृत करना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया कि अन्य पदाधिकारी में ऐसे पदाधिकारी भी आते हैं जो लोक प्रकृति के कार्य करते हैं, राज्य की ओर से शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी राज्य की ओर से कुछ दी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो लोक प्रकृति के हों। अगर कोई संस्था जो लोक प्रकृति के कार्य करती है तो वो क्या कहलाएगी, वो स्टेट कहलाएगी। क्योंकि जो विश्वविद्यालय होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो भी क्या है, वो रूल्स बना सकती हैं, लोक प्रकृति के कार्य तो करती है, लोग वहाँ पे पढ़ते हैं जाके, तो ये भी क्या है, वो राज्य की ओर से कुछ शक्तियों का प्रयोग तो करते हैं, विधि बना सकते हैं, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में तो आएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल। ये 1967 का केस है। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लीडिंग केसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये केस मैं लेके आया हुआ हूँ। अब इसमें क्या बोला गया कि ऐसे प्राधिकारी जो संविधान की या किसी परिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो ऐसे अथॉरिटी जिन्हें क्या किया गया हो, जिन्हें संविधान के माध्यम से नियुक्त किया गया, यानी संविधान के एक बॉडी बनाया गया, संविधान के अनुसार एक बॉडी बनाया गया हो, या फिर किसी परिनियम यानी कि कुछ रूल्स निकाल के उस रूल्स के हिसाब से उनको स्थापित किया गया हो, तो क्या कहलाते हैं, वो भी राज्य के तहत आएंगे। अब इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो शासकीय और संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हों। ठीक है, तो अगर वो प्रयोग नहीं भी करते हैं, अगर उनको संविधान के किसी परिनियम के द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं, तब भी वो क्या कहलाएंगे, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है विभिन्न निर्णयों में निम्न को राज्य माना गया है। अब कुछ चीज़ें बताई गई, बहुत सारे केसेस आए थे, ठीक है ना। अब उन सभी केस का तो नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे निर्णय में ना यहाँ पे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आता है। तो जैसे विश्वविद्यालय है, ये राज्य में आता है, राज्य कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, देवासन बोर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ONGC, सेल, BSNL, IFCL, BCCI, शेयर मार्केट, निर्वाचन आयोग, सैनिक स्कूल, ये सभी क्या है, ये स्टेट की डेफिनेशन में आती है। इनमें से अगर 3 दे दिया और एक अलग दे दिया, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको अच्छे से नोट करना होगा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा राज्य है, कौन सा नहीं है। अब एक केस और था, एक केस कौन था, यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लीजिए, सुखदेव। ठीक है, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ठीक है, सुखदेव वर्सेस भगत राम, ये कब का केस है, ये है आपका 1975 का। इसमें भी कुछ चीज़ें बताई कि कौन कौन राज्य है। इसमें बताया गया कि जीवन बीमा निगम, ठीक है, जो LIC होती है आपकी, तेल और प्राकृतिक गैस, कारखाना वित्त निगम, ये सब क्या हैं, ये हैं राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य, ये अन्य प्राधिकारी कहलाएंगे, और अन्य प्राधिकारी हैं इसलिए ये राज्य कहलाएंगे। ठीक है, ये भी केस आप एक नोट कर लेना,
ये तो होगी राज्य के बारे में कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि किसको राज्य नहीं माना गया है। अब ये आपने तो देख लिया कि राज्य के अंदर कौन कौन आता है, अब राज्य के अंदर कौन नहीं आता है ये भी तो देखना है। तो NCERT, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992 के केस में बोला गया कि जो NCERT है ना, ये राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। दूसरी चीज़ टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का केस है। इसमें क्या बोला गया है, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, ये स्टेट नहीं कहलाएगा। अजय कुमार वर्सेस काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 2018 का लेटेस्ट केस था, जिसमें क्या बोला गया, कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट नहीं कहलाएगा। प्राइवेट वित्तीय संस्थान होती है, ये भी स्टेट नहीं कहलाएंगी। शिव शक्ति ट्रेडर वर्सेस भारत संघ, इसमें बोला गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किसको राज्य नहीं माना गया है, किसको राज्य माना गया है। तो राज्य माना गया ऊपर हमने बता दिया, राज्य नहीं माना गया है ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या न्यायपालिका जो है हमारी जुडिशरी है वो राज्य है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आपका USA है, ठीक है, अमेरिका, उसमें क्या माना गया, जो न्यायपालिका है जुडिशरी है ना, उसको भी स्टेट माना है। अगर उसको स्टेट मान लिया जाए तो उसके खिलाफ रेट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्थिति है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। पहले तो देखें, अमेरिका में न्यायपालिका को राज्य माना गया है, जिसके विरुद्ध मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई। मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था मतलब अगर जुडिशरी भी जो अमेरिका की जुडिशरी है उसके द्वारा भी कुछ गलत काम किया जाता है, किसी के फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, उनको रिट जारी किया जा सकता है। यानी उनको यहाँ पे रिट जारी करके फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है, उनके अधिकारों को संरक्षण की व्यवस्था की गई। ये किस में बोला गया था, वर्जीनिया वर्सेस राइल्स 1880 का सुप्रीम कोर्ट USA का केस थे। अब हम अपने भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति क्या है कि केस है नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1967 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यदि न्यायपालिका को राज्य मान भी लिया जाए तो भी अनुच्छेद 32 के रिट जारी नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर हम न्यायपालिका को मान भी लें कि ये स्टेट है तो फिर भी हम यहाँ पे अनुच्छेद 32 में रिट जारी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक केस और आता है 1988 में, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि न्यायालय ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकती जो मूल अधिकार को उल्लंघन करें। यानी कि जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका क्या है, कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकती है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकार को उल्लंघन हो। क्यों, क्योंकि भाई मूल अधिकार को उल्लंघन अगर किसी का होता है तो कहाँ जाएगा, भाई न्यायालय ही तो जाएगा। अगर न्यायालय भी यही चीज़ करेगा तो कहाँ जाएगा वो बंदा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसे आदेश नहीं जारी करेगी न्यायालय जिस मूल अधिकार का उल्लंघन हो किसी व्यक्ति का। परंतु जब तक नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य को निर्णय को पलट नहीं जाता तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे न्यायपालिका को क्या राज्य नहीं माना जाएगा। अगर इस चीज़ को, इस निर्णय को पलट नहीं दिया जाता आगे चल के किसी निर्णय में ना, तब तक क्या है स्थिति स्पष्ट नहीं रहेगी और न्यायपालिका के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 12 समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अगले लेक्चर के लिए फिर से रेडी हो जाना। आर्टिकल 13 हम पढ़ने वाला। आर्टिकल 13 में क्या पढ़ेंगे, रिव्यू कैसे किया जाता है, पुनर्विलोकन कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, उसमें बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।